अब हम आगे जाते हैं और लेक्चर को आगे प्रोसीड करके कहते हैं कि म्यूटेशंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है दोस्तों, म्यूटेशन जो है वो कितने टाइप के होते हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि म्यूटेशन के काजेस क्या है, तो चलो कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं यहाँ पर उनको भी लिख देता हूँ आपके समझाने के लिए। व्हाट आर द काजेस ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन की काजेस क्या है? म्यूटेशन की जो काजेस है वो म्यूटेजेंस है, म्यूटेजेंस है। ठीक है, म्यूटेजेंस। और यहां मैंने लिखे हैं कि कौन कौन सी चीजें हो सकती है जो म्यूटेशंस कॉज कर सकती है। यहां पर अगर हम टेम्परेचर को भी लिख दें कि हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर जो है वो भी म्यूटेशन ले आ सकते हैं। तो काजेस अगर आपसे कोई पूछे तो आपने शॉर्टली बताना है कि म्यूटेजेंस। और म्यूटेजेंस आपको बखूबी पता है कि कुछ म्यूटेजेंस इंट्रिंसिक, कुछ म्यूटेजेंस एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक म्यूटेजेंस मैंने आपको बताए, एक्सट्रिंसिक भी आपको बताए। ठीक है, तो म्यूटेशन की कॉजेस म्यूटेजेंस होते हैं और म्यूटेजेंस ये मैंने आपके सामने रखे हैं, मैंने आपके सामने लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि म्यूटेशन के कितने टाइप्स हैं। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। देखिए, समझने की बातें हैं, समझने की बातें हैं, कोई बात नहीं है। टॉपिक थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको आसानी से आसान तरीके से समझा सकूं। ठीक है, तो अगर हम म्यूटेशन की बात करें, इनकी टाइप्स की बात करें, तो हम इसे क्लासिफाई करते हैं। आसानी से समझने के लिए हम इसे क्लासिफाई करते हैं। किस तरह? जो म्यूटेशन आई है, सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं यहां पर लिख देता हूं ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन। देखिए दोस्तों, ओरिजिन का मतलब क्या है? ओरिजिन, ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन म्यूटेशन किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, म्यूटेशन आई है, डीएनए या जीन्स में चेंज आई है, जानदार में चेंज आया है। कहां से आया है? किस वजह से आया है? म्यूटेशन किस चीज में आ गई थी? हम वहां तक जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन की जो ओरिजिन हुई थी, कहां से म्यूटेशन जो है वो म्यूटेंट अराइज हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह है। देखिए, एक बार फिर हम आगे जाते हैं, फिर हम इस बात को समझते हैं कि कोई बात नहीं, अब हम समझ गए। देखिए दोस्तों, जब एक जानदार बनता है, फॉर एग्जांपल अगर हम इंसान की बात करें, तो इंसान का जो मेल का जो स्पर्म है, ये क्या है दोस्तों? ये स्पर्म है। और फीमेल की क्या होती है? ओवा होती है। ठीक है दोस्तों, फीमेल की ओवा होती है। ओवा में अपनी न्यूक्लियस, स्पर्म में अपनी न्यूक्लियस। ठीक है, अब बात ऐसा है कि जो स्पर्म में न्यूक्लियस है इसके अंदर डीएनए है, और ओवा में भी जो न्यूक्लियस है इसके अंदर डीएनए है। ठीक है, अब यहां अगर आप देखें, स्पर्म के न्यूक्लियस में जो डीएनए है, इस डीएनए में थोड़ी सी म्यूटेशन जो है वो पाई गई थी। ठीक है, मैं यहां मेंशन करता हूं, ये डीएनए जो है ये म्यूटेंट है। ठीक है, स्पर्म का डीएनए जो है ये तो गैमीट्स हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये दोनों गैमीट्स हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें कि स्पर्म जो है इसकी डीएनए में म्यूटेशन है, इसकी जो डीएनए है ये म्यूटेंट है। अगर यही डीएनए इस डीएनए के साथ मिल जाए तो जो नया जानदार बनेगा वो म्यूटेंट नहीं होगा, उसमें तो म्यूटेशंस होंगे ना, उसमें चेंजेस होंगे। ठीक है, तो ये जो म्यूटेशन नए जानदार में जो है, अगर ये दोनों मिलेंगे और नया जो बेबी बनेगा, तो अगर यही म्यूटेशन इस बेबी में आ गए तो ये बेबी जो है ये म्यूटेंट होगा ना। तो हम कहेंगे कि इस बेबी में म्यूटेशंस आ गए हैं। तो ये म्यूटेशंस किस वजह से आ गए? ये म्यूटेशन गैमीट्स की वजह से आ गए। ठीक है, तो इस तरह की म्यूटेशन को हम कहते हैं हेरिडिटरी म्यूटेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? हेरिडिटरी म्यूटेशन। सबसे पहले क्या है? हेरिडिटरी म्यूटेशन। ठीक है,
तो म्यूटेशन की हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, तो टाइप्स का हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि म्यूटेशन जो है इस जानदार में म्यूटेशन आ गई, कहाँ से आ गई। अब बताएं, इसकी जो इसके माँ बाप के जो गेमीट्स थे, उन गेमीट्स में म्यूटेशन थी, तब जाके उन म्यूटेशंस की वजह से ये बेबी जो है ये म्यूटेंट पैदा हुआ, ये बेबी जो है ये अलग पैदा हुआ। तो ये जो म्यूटेशन आ गए ये हेरिडिटरी म्यूटेशन है। अब हम इन्हें हेरिडिटरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यही वेरिएशंस जो जीन्स में पाए, जो गेमीट्स में पाए जाते हैं, ये इस तरह के म्यूटेशन है जो आगे नस्लों में जाकर ट्रांसफर होती रहेगी, इसलिए हम इन्हें हेरिडिटरी म्यूटेशंस कहते हैं। ठीक है, जब सिंपल अल्फाज में जब किसी जानदार में म्यूटेशन आ गई हो उसकी गेमीट्स की वजह से, तब इसे हम हेरिडिटरी म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो इसका टाइप है वो है एक्वायर्ड म्यूटेशन, या एक्वायर्ड को हम सोमैटिक म्यूटेशन भी कहते हैं, एक्वायर्ड और सोमैटिक म्यूटेशन। अब ये क्या है, देखिए दोस्तों, एक्वायर्ड और सोमैटिक म्यूटेशन, अब ये क्या है? ये इस तरह होता है, अगर जानदार में उसकी सोमा किस चीज से निकला है? सोमा निकला है बॉडी से। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल देखिए, गौर से देखिए, अगर मेरी बॉडी में मेरे स्किन में, देखिए मैं आपको यहां पर समझाता हूं, अगर मेरे स्किन में यह कुछ सेल्स में अचानक म्यूटेशन आ जाए और अल्लाह ना करे यहाँ पर ये जो सेल्स है ये कैंसरस हो जाए, क्या हो जाए? यहाँ पर सेल्स जो है ये म्यूटेट हो गए और इन्होंने कैंसर बनाना शुरू किया, तो ये जो म्यूटेशन आई है ये मेरी बॉडी के सेल्स में आई है, गेमीट्स में नहीं आई है। फिर बताता हूं, ये जो म्यूटेशन आई ये मेरे बॉडी के किसी भी पार्ट में आ गए हैं, लेकिन गेमीट्स में नहीं आए हैं। तो आप बताएं, अगर मेरे गेमीट्स ठीक है, तो अगर मुझसे बच्चे पैदा हो रहे हैं तो क्या वो बच्चे ठीक होंगे या नहीं? ऑब्वियसली ठीक होंगे। क्यों? क्योंकि गेमीट्स जो है वो हेरिडिटी को कैरी करता है। अब बच्चा तो मेरे यहां से पैदा नहीं होगा, बच्चा तो मेरे गेमीट्स से पैदा होगा, तो गेमीट्स ठीक है। तो जब गेमीट्स ठीक है तो उसे हम हेरिडिटरी जो है म्यूटेशन नहीं कहते। ये मेरी बॉडी में आया, ये मेरी बॉडी से मेरे बच्चे में ट्रांसफर नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसलिए हम एक्वायर्ड या सोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। तो सोमैटिक म्यूटेशन हम किसे कहते हैं? म्यूटेशन विच अकर्स इन बॉडी पार्ट्स, म्यूटेशंस विच आर ब्रॉट इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, इन्हें हम नॉन हेरिटेबल कहते हैं। नॉन हेरिटेबल क्यों? क्योंकि ये इनहेरिट नहीं हो सकते, ये बच्चों में ट्रांसफर जो है वो नहीं हो सकते। नॉन हेरिटेबल म्यूटेशंस। ठीक है दोस्तों, ये हो गई इस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कहां से आ गई है? गेमेट से आ गई है या बॉडी के किसी पार्ट में आ गई है। ठीक है, ये क्लियर हो गई। दूसरी जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है ऑन बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, इसका क्या मतलब है? म्यूटेशंस ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म का मतलब ये है कि ये किस चीज के वजह से आया है। ठीक है, किस चीज के वजह से आया है। फॉर एग्जाम्पल इसके सब टाइप्स अगर मैं लिख दूं, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस किसे कहते हैं? स्पॉन्टेनियस हम कहते हैं खुद ब खुद आ गया। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल यहां मेरे कुछ सेल्स थे और इन सेल्स में कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स, कोई भी एक्सटर्नल जो फैक्टर है, कोई भी एक्सट्रिंसिक म्यूटेशन इन्वॉल्व नहीं है। इन सेल्स ने खुद ब खुद म्यूटेंट हो गई, इस सेल्स की डीएनए खुद ब खुद म्यूटेंट हो गई, तो हम इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस का मतलब है ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स। जब म्यूटेशन आ जाए तो हम कहते हैं म्यूटेशंस
ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स और यहां पर मैंने लिखे हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स। बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और उस प्रॉब्लम की वजह से म्यूटेशन आ गई, उस प्रॉब्लम की वजह से डीएनए या जीन्स जो है वो म्यूटेट हो गए। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम देखें एंजाइम्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स की वजह से जो है वो म्यूटेशंस आ सकते हैं। कौन से एंजाइम्स? वो एंजाइम्स जो डीएनए को ट्रांसलेट और ट्रांसक्रिप्ट करते हैं और डीएनए को रिप्लिकेट करते हैं। तो उन एंजाइम्स में अगर चेंजेस आ जाए तो वो नई डीएनए जो बनाएंगे वो म्यूटेड डीएनए होगी और फिर वो ठीक नहीं होगी। तो इस तरह की म्यूटेशन को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद हो गई, कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। दूसरा जो है वो है इंड्यूस्ड म्यूटेशन, सॉरी यार, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अब इंड्यूस क्या है? इंड्यूस का मतलब है कि किसी खास चीज की वजह से हुआ है। ठीक है, यहां पर ये खुद ब खुद हुआ था, यहां पर किसी खास चीज के किसी दूसरी चीज ने इसे इंड्यूस किया, इसे कहा कि आप म्यूटेंट हो जाओ। ठीक है, तो ये ज्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं म्यूटेशंस ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। जब एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से म्यूटेशंस आ जाए तो इनको हम इंड्यूस्ड म्यूटेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इन चीजों की वजह से, फॉर एग्जांपल यूवी रेज की वजह से, फॉर एग्जांपल एक्स रेज की वजह से, फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स की वजह से अगर आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर किसी दूसरी केमिकल सब्सटेंस की वजह से जो है वो आ जाए, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये तो एक्सट्रिंसिक है, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो इनकी वजह से जब म्यूटेशंस आते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इनको हम इंड्यूस्ड म्यूटेशंस कहते हैं। अब ये हो गई ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म कि म्यूटेशन क्रिएट हो गई किस तरह, खुद ब खुद हो गई या किसी चीज ने इसको म्यूटेंट बनाया। ठीक है, ये हो गई दूसरी क्लासिफिकेशन। तीसरी क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन है। ठीक है दोस्तों, यहां यहीं पर लिख देता हूं नंबर 3, ऑन बेसिस ऑफ लोकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए गौर से देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन का मतलब है कि अगर हम देखें कि सेल के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, डीएनए जो क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है, ये क्या है दोस्तों? ये क्रोमोसोम है। ठीक है दोस्तों, तो क्रोमोसोम के अंदर क्या है दोस्तों? डीएनए है। तो जब डीएनए मौजूद है, डीएनए पर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। ठीक है, तो आप हम बताते हैं सबसे पहले म्यूटेशन जो है वो जीन में आया है या क्रोमोसोम में आया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन क्रोमोसोमल, इसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, इसको मैं इरेज करता हूं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है दोस्तों, कहां पर म्यूटेशन आई है? क्रोमोसोम में आई है कि डीएनए में आई है? ये दोनों बातें आपने याद रखनी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो दूसरा मैं यहां पर लिख देता हूं आपके सामने जीन और डीएनए म्यूटेशन, डीएनए और जीन म्यूटेशन। ठीक है, अब मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। बात यह है कि कहां म्यूटेशन आ गई है, क्रोमोसोम में म्यूटेशन आ गई है या डीएनए में आ गई है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम इस डीएनए को क्रोमोसोम कहते हैं या जीन को हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम की बात अलग है, जीन और डीएनए की बात अलग है दोस्तों। ठीक है, तो कहां पर आई है? क्रोमोसोम में आई है कि जीन या डीएनए में आई है म्यूटेशन। ठीक है, तो अगर क्रोमोसोम में आई है तो क्रोमोसोम में जो है वो दो तरह के, दो चीजों में, क्रोमोसोम की दो चीजों में जो है वो म्यूटेशन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में म्यूटेशन आ सकती है दोस्तों।
mutations in structure of chromosome and mutation in number of chromosome structure of chromosome, ठीक है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में म्यूटेशंस आ सकते हैं एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम में म्यूटेशंस आ सकती है, ठीक है दोस्तों। तो हम इन दोनों की बात करेंगे। कुछ ऐसे डिजीजेस आपके सामने आए होंगे जिनमें ह्यूमन की बॉडी में क्रोमोसोम की तादाद ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, जिनमें क्रोमोसोम की तादाद कम होती है, फॉर एग्जांपल क्लेनर-फिल्टर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम। तो इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन कि किन किन चीज़ों में म्यूटेशन आ सकते हैं, ओरिजिन की बेस पर म्यूटेशन, हेरिडिटरी म्यूटेशन और एक्वायर्ड, मैकेनिज्म की बुनियाद पर स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड, लोकेशन की बुनियाद पर क्रोमोसोमल एंड डीएनए और जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल दो तरह की होती है, स्ट्रक्चर में चेंज आई है, म्यूटेशन आई है, या नंबर में चेंज आई है, और जीन में किस तरह चेंज आते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं इस पर फोकस करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा अपने नॉलेज को कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम की तादाद में जब म्यूटेशंस आते हैं तो हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और क्या कहते हैं और किस तरह आते हैं, और जीन में या डीएनए में अगर चेंजेस आ जाए, म्यूटेशंस आ जाए, तो फिर हम क्या कहते हैं इन्हें और किस तरह पढ़ते हैं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं और इंशाल्लाह मैं इसको कैरी करूंगा और फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो बातें हैं सारे के सारे बातें म्यूटेशन के बारे में आपके सामने पेश करूं और फिर लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इन वीडियोस को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।